अस्सलाम वालेकुम गाइस। उम्मीद करता हूँ आप लोग दुनिया में जहाँ भी मौजूद हैं और जिस एरिया में मौजूद हैं उसी हिसाब से चांद रात को या ईद को सेलिब्रेट कर रहे हैं। क्योंकि आज पाकिस्तान में चांद रात है तो मेरे तमाम चाहने वालों को, मेरे सब्सक्राइबर्स को दिल की गहराइयों से चांद रात मुबारक हो। और अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े मुझे यानी सैयद उमैर अली को, मेरी फैमिली को, मेरे सब्सक्राइबर्स को, मेरे चाहने वालों को, हम सबको सेहत दे, ज़िंदगी दे और ख़ुशियों और आसानियों वाली इस तरह की बहुत सारी चांद रातें, ईदें देखना नसीब फरमाए। तो ये जो चांद रात है, चांद रात के अंदर और ईद के तीनों दिनों में मेरी कोशिश है कि 1-1 घंटे के सेशंस आप लोगों के लिए अपलोड किए जाएं। लेकिन इससे पहले कि हम कहानियों की तरफ बढ़ें, अगर आप में से किसी ने भी इस ऑडियो को लाइक नहीं किया तो सबसे पहले लाइक का बटन दबाएं और कमेंट ज़रूर करें। अच्छा गाइस, आज की ये जो पहली कहानी है, जो कि चांद रात की पहली कहानी है, ये कहानी मिस बुशरा ने हमें जड़ावाला से शेयर की है और ये बताती हैं ये किस्सा, ये कहानी सन 2001-2002 में हमारे साथ पेश आई थी। हुआ कुछ इस तरह से था कि हमारे दादा का उस चांद रात या रमज़ान से पहले इंतकाल हो चुका था और ये हमारी पहली ईद थी। जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि अल्लाह ना करे कोई इस दुनिया से रुखसत हो जाए तो उसके बाद जो पहली ईद आती है, उस ईद में जो भी आपके अजीज़ व अक़ारिब हैं, आपके करीबी चाहने वाले हैं, वो आपको पुरसा देने या आपसे मुलाकात करने आपके घर ज़रूर आया करते हैं। खैर, वैसे ही मेरी अम्मी ने भी एक रात पहले यानी चांद रात को दादा वगैरह का जो कमरा था उसको साफ़ करके सुथरा करके रख दिया था। ज़ाहिर सी बात है, जब लोग आते तो अक्सर ऐसा होता कि उनके कमरे में भी उनकी याद की वजह से बैठ जाया करते। खैर, ये वाक़या ये उसी रात यानी चांद रात मेरे साथ पेश आया। मुझे अच्छी तरह याद है कि रात के तकरीबन 2 सवा 2 बजे का टाइम था और आहिस्ता-आहिस्ता करके घर वाले सोने के लिए लेट चुके थे। अगले दिन क्योंकि ईद भी थी और फिर ईद की नमाज़ पढ़ना, फ़जर के लिए उठना, ये सारे काम करने थे। तो जो भी घर के मर्द हज़रात थे वो चाहते थे कि थोड़ी बहुत नींद पूरी हो जाए ताकि अगले दिन नमाज़ वग़ैरह में ये जो भी काम हैं उनमें आसानी हो सके। खैर, इसी दौरानिए में जबकि मैं अपने कमरे के अंदर मौजूद थी और मैं शायद कोई काम कर रही थी, मुझे एकदम से किसी के खांसने की आवाज़ महसूस हुई। ये जो आवाज़ थी ये बड़ी जानी पहचानी आवाज़ थी और ऐसा लग रहा था जैसे ये आवाज़ मैं मुतअद्दिद बार या सालों तक सुनती रही हूँ। ज़ाहिर बात है, उस वक्त मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा था, तो मैंने जब गौर किया तो मुझे ऐसा लगा कि जैसे ये आवाज़ दादा के कमरे से आ रही है और ये आवाज़ हूबहू वैसी ही आवाज़ थी जैसे कि जब दादा हयात थे ये आवाज़ हमें अक्सर उनके कमरे से सुनाई दिया करती थी। एक लम्हे के लिए मुझे ज़रा अजीब सा लगा, लेकिन मैं कमरे से निकल के बेअख्तियार होके दादा के रूम की तरफ बढ़ती चली गई। मुझे नहीं पता कि मुझे वहाँ पे जाना चाहिए था या नहीं जाना चाहिए था, लेकिन खैर मैं जब उस रूम की तरफ बढ़ती चली गई तो मुझे ये जो खांसी की आवाज़ थी यह मज़ीद वाज़े तौर पे सुनाई देने लगी। अब ऐसा लग रहा था जैसे वाक़तन उस कमरे के अंदर कोई मौजूद है और जो भी मौजूद है वो बिल्कुल हूबहू वैसे ही खांस रहा है जैसे दादा खांसा करते थे। अब मैंने आहिस्ता-आहिस्ता अपनी रफ़्तार को ना सिर्फ धीमा किया बल्कि मैं कमरे के दरवाज़े की तरफ बढ़ने से पहले खिड़की के ज़रिए अंदर झांकना चाहती थी। सच्ची बात ये थी कि मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं बराह रास्त दरवाज़ा खोलती, दरवाज़ा खोल के अंदर जाती और देखती कौन मौजूद है। लिहाजा पहले जो खिड़की मौजूद थी वहाँ दरार से मैंने अंदर झांकना बेहतर समझा। जैसे ही मैंने खिड़की की उस दरार से ये जो भी सुराख मौजूद था वहाँ से जब रूम के अंदर की तरफ झांका तो मैंने देखा कि उसी चेयर पे, जिस चेयर पे दादा बैठा करते थे, कोई बैठा हुआ है जो कि बज़ाहिर लिबास से या हुलिये से दादा का हमशक्ल लग रहा है।
वो वैसे ही बैठा हुआ था जैसे हमारे दादा सीट पे बैठ के अक्सर मुझे आवाज़ दिया करते। आप यकीन करें कि एक लम्हे के लिए मुझे यकीन ही नहीं आया कि मैं जो देख रही हूँ वो हकीकत है या सरासर मेरा वहम है। लेकिन वाकई में ऐसा ही था कि दादा का हमशक्ल दादा के मरने के बाद दादा के कमरे के अंदर मौजूद था और मैं उसको अपनी आंखों से देख पा रही थी। इसी दौरानी में मेरी अम्मी का जो कमरा था उसका दरवाज़ा खुला और वो सीधी बढ़ती हुई मेरी तरफ आने लगी। अब जैसे ही मैंने अपनी अम्मी को इस सिमत या मेरी तरफ आते हुए देखा तो वो भी हैरान थी कि मैं पागलों की तरह भला अंदर क्यों झांक रही हूँ। खैर, जब वो मेरे करीब आई और मैंने कमरे की तरफ इशारा किया तो अम्मी ने एकदम से कमरे का जाके दरवाज़ा खोला और जब दरवाज़ा खोल के वो अंदर दाखिल हुई तो अंदर कोई भी मौजूद नहीं था। हालांकि मैंने अपनी आंखों से वहाँ पे दादा के हमशक्ल को न सिर्फ देखा था बल्कि मैं होशो हवास में वाकई में उस शख्स को पहचान सकती थी। खैर, मेरी अम्मी ने कहा, बेटा हो सकता है तुम्हारा वहम हो, क्योंकि तुम दादा के बहुत क्लोज थी तो तुम्हें ऐसा महसूस हुआ हो। खैर, मैं उनकी बातों में आ गई और बातें सुनने के बाद यानी जो कुछ वो मुझे कह रही थी उसके साथ साथ मैं वापस अपने कमरे में आके लेट गई। लेकिन आज तक जब भी मैं उस वाक़े को उस रात को याद किया करती हूँ तो मुझे वाकई में अब तक शक हुआ करता है कि जिस शख्स को जिस आदमी को मैंने वहाँ पे देखा था वो यकीनन मेरे दादा मरने के बाद वहाँ पे मौजूद थे। अच्छा गाइस, उम्मीद करता हूँ ये जो पहली स्टोरी थी, ये स्टोरी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अब हम चलते हैं आज की दूसरी बहुत ही खौफनाक कहानी की तरफ और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने अब तक इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया होगा। मेरा नाम प्रवीण है और ये जो स्टोरी मैं आपको सुनाने वाला हूँ ये हमारे गांव की स्टोरी थी। बेसिकली जो हमारा ताल्लुक़ है वो इंडिया से है। अब इंडिया में एक बहुत मशहूर जगह है जिसे आप उत्तर प्रदेश के नाम से जाना करते हैं। तो उस एरिया के अंदर या उससे मुत्तसिल बहुत सारे छोटे बड़े गांव मौजूद हैं। ये जो किस्सा हमारे साथ पेश आया था ये 1980 में हमारे गांव में हमारे साथ पेश आया था। हमारा जो गांव था ये एक पुराना गांव था और एक बहुत छोटा सा गांव था। यहाँ पे जितने भी मकानात थे उनमें से ज़्यादातर मकानात कच्चे मकानात थे और 1980s में जिस दौर में ये वाक़या पेश आ रहा था तो उस दौर में हमारे गांव में बिजली मौजूद नहीं थी। हाँ, अगर आप आज की बात करें तो आज के दौर में एक तो वहाँ पे जितने भी मकानात हैं वो ना सिर्फ पुख्ता हो चुके हैं बल्कि वहाँ पे मुकम्मल तौर पे बिजली मौजूद है। अब क्योंकि जो हमारा गांव था वो इतना बड़ा गांव नहीं था तो वहाँ पे जो पानी की फैसिलिटी थी वो भी इतनी बेहतर मौजूद नहीं थी। गांव के जो भी दरोगा थे या जो भी वहाँ के बड़े थे उन्होंने एक बहुत बड़ा सा कुआं खुदवाया हुआ था। तो अक्सर जो गांव के लोग थे अपनी पानी की ज़रूरत को पूरा करने के लिए उस कुएं से बर्मे के ज़रिए पानी निकाला करते थे। ये जो कुआं था ये खेतों के दरमियान मौजूद था और इस कुएं के करीब जवार में या अतराफ में बहुत सारे बड़े बड़े दरख्त मौजूद थे। ख़ास तौर पे इस कुएं के बिल्कुल बराबर में एक बेरी का दरख्त मौजूद हुआ करता था। अब क्योंकि हमारी जो पैदाइश थी वो उसी गांव की थी, उसी गांव में हम बड़े हुए थे, तो जब हम बड़े हो रहे थे तब हम एक चीज़ नोट किया करते थे कि गांव में जहाँ पे ये कुआं मौजूद था, ख़ास तौर पे जहाँ पे बर्मा लगा हुआ था, तो उस बर्मे के बिल्कुल बराबर में जहाँ पे दीवार थी वहाँ पे एक बूढ़ी उम्र की औरत
जिसे माई या पार्वती माई कहा जाता था, वो अक्सर वहाँ पे बैठी रहा करती थी। अक्सर हमने देखा था कि उसका जो हुलिया था वो बहुत बुरा हुलिया हुआ करता था। उसके जो कपड़े थे वो फटे पुराने कपड़े थे, और उसके बालों को देख के आपको ऐसा लगा करता था जैसे काफ़ी अरसे से, बल्कि सालों से उसने अपने बालों को नहीं धोया है। कुछ लोग कहा करते थे कि ये पागल औरत है, कुछ लोग इसको नफ्सियाती कहा करते थे, जबकि कुछ लोगों का मानना था कि इस औरत के ऊपर बुरे असरात मौजूद हैं। अक्सर ये जो औरत थी जो कि वहाँ पे बैठी रहा करती थी, तो कभी ऐसा होता कि वो अपने आप से बातें करती, कभी एकदम से हंसना शुरू कर देती, और कभी कभी जहाँ पे बेरी का दरख्त मौजूद था उस बेरी के दरख्त की तरफ देख के वो मुस्कुराती, और ऐसा लगता कि कोई उसका जानने वाला उस दरख्त के ऊपर बैठा हुआ है। अब अगर बाहर का कोई शख्स आए किसी दूसरे गांव से या किसी शहर से, और वो इस औरत को इस हुलिये में या इस तरह से दरख्त की तरफ देख के बातें करता हुआ देखे, तो मुझे यकीन है कि वो उसको देखते ही डर जाएगा। अब क्योंकि हमारी जो पैदाइश थी वो ऑलरेडी उसी गांव की थी, उसी गांव के अंदर हम लोग पले बड़े थे, तो उस गांव के अंदर क्योंकि हमने उसको बचपन से देखा था, तो उस औरत को देख के हमें इतना खौफ महसूस नहीं हुआ करता था। एक अजीब बात ये थी कि जब भी कोई बाहर से पहली दफ़ा इस गांव में आता, ख़ास तौर पे जैसे हमारे कोई अजीज़ व अक़ारिब या जानने वाले दूसरे शहर से यहाँ पे आते, तो ये जो पार्वती माई थी वो बग़ैर उसको जाने, बग़ैर उसको पहचाने, उसके बारे में कभी कभी ऐसी बातें किया करती थी कि जो हकीकत पे मबनी होती थी, और वो इस कदर ज़ाती बातें होती थी कि वो शख्स के अलावा शायद किसी और को भी ना पता हो। जैसे कि अगर उसके सामने कोई नौजवान लड़का आ जाए तो उसको देखते ही बता दिया करती थी कि मैं जानती हूँ तेरा फ़ला फ़ला लड़की से चक्कर चल रहा है, या तू फ़ला फ़ला लड़की के साथ घूमा फिरा करता है। और कभी कभी वो किसी के भी मुस्तकबिल के बारे में इस तरह की बातें बोल देती जो टाइम गुजरने के बाद या वो टाइम आने के बाद सच्ची साबित होती। खैर, इसी तरह कुछ मज़ीद टाइम गुजरा और इत्तफाक से मेरी जो जॉब थी वो एक शहर में ड्राइवर के तौर पे लग गई। अब जाहिर सी बात है उस दौर में ना ही फ़ोन मौजूद था, ना ही इतने ज़्यादा मवासलात के ज़राए मौजूद थे। तो जब मैं अपने घर वालों से मिल के उस जॉब के लिए गया था, तो मुझे यकीन था कि मुझे वापस आने में 3 से 4 महीने लग जाएंगे। और ऐसे ही हुआ कि जब मैं शहर गया और मैंने वहाँ पे जाके उस जॉब को करना शुरू किया, तो मुझे पता ही नहीं चला कि देखते ही देखते 2, 3 और फिर 4 महीने ऐसे ही गुजर गए। इन 4 महीनों के बाद जब मेरे बॉस का, यानी जो मेरे मालिक थे, उनका मुझ पे और मेरा उन पे ट्रस्ट डेवलप हुआ, तो मेरे बॉस ने मुझे कहा कि तुम्हें अपने घर से आए हुए 4 महीने हो चुके हैं, अब मैं चाहता हूँ कि तुम 10 या 15 दिन के लिए अपने गांव चले जाओ, और अगर तुम चाहो तो मेरी गाड़ी जिसको तुम चलाया करते हो वो लेके अपने गांव जा सकते हो। इत्तफाक है कि उन दिनों उनको इस गाड़ी की ज़रूरत नहीं थी। खैर, जब उन्होंने मुझे खुशी खुशी ये ऑफ़र दी, तो मैंने सोचा कि आज रात ही इस गाड़ी को लेके अपने गांव के लिए रवाना हो जाऊंगा। अब मैं जहाँ पे जॉब कर रहा था उस जगह से जो मेरे गांव का रास्ता था वो तकरीबन 4 साढ़े 4 घंटे का रास्ता बनता था। और उस दौर में वैसे भी इतने ज़्यादा लोगों को ना ही गाड़ी चलाने आती थी, ना ही इतनी ज़्यादा ट्रांसपोर्ट मौजूद थी। तो मैं मुतमईन था कि अगर मैं शाम के 6 या 7 बजे भी अपने गांव के लिए निकलूँगा तो 12 बजे से पहले पहले अपने गांव में खैरियत से पहुंच जाऊंगा। अब क्योंकि मुझे अपने गांव के लिए जब निकलना था तो ये एकदम से फ़ैसला था, तो अपने घर वालों को बताने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता था। बहरहाल, जब मैं उस शहर से साहब की गाड़ी लेके अपने घर के लिए रवाना हुआ, तो मैं चाहता था कि जब मैं अपने गांव जाऊं
और ख़ास तौर पे इस बड़ी गाड़ी में गांव के अंदर एंटर हूँ तो मेरे घर वालों को एक बहुत ही अच्छा सरप्राइज़ मिले। खैर जैसे तैसे जब रात के तकरीबन 11:30 पौने 12 बजे मैं गांव के अंदर एंटर हुआ तो जो हमारा गांव था उसमें जब आप एंटर होते हैं तो शुरू में थोड़े बहुत खेत मौजूद थे और खेतों से निकल के वही जगह जहाँ पे एक बहुत बड़ा सा कुआं मौजूद था, कुएं के साथ साथ जहाँ पे बर्मा मौजूद था वो जगह आया करती थी। अब जैसे ही मैंने गाड़ी उस रोड पे यानी कि उस बर्मे के सामने से गुजारी तो एकदम से मेरे जहन में पार्वती माँ का ख्याल आया और जैसे ही मेरे जहन में उनका ख्याल आया तो एकदम से अगले ही लम्हे मैंने उस बर्मे की तरफ या उस दीवार की तरफ देखना शुरू किया। हालांकि इतनी रात में पार्वती माँ का यहाँ पे मौजूद होना मुमकिन नहीं था। आमतौर पे ये जो माई थी ये 7 या 8 बजे तक यहाँ पे बैठा करती थी और वहाँ से फिर एक पीछे कमरा मौजूद था जो कि गांव के जो दरोगा थे उनकी तरफ से उसको दिया गया था, वहाँ पे जाके सो जाया करती थी। खैर जैसे ही मेरी नज़र उस दीवार की तरफ पड़ी तो मैंने देखा कि दीवार के साथ टेक लगा के पार्वती माई सफ़ेद कलर के लिबास में न सिर्फ बैठी हुई है बल्कि उसने कुछ अजीब तरीके का लिबास पहन रखा है। ऐसा नहीं लग रहा कि जैसे उसने साड़ी पहनी हुई हो, बल्कि कुछ अजीब तरीके के कपड़े उसने पहन रखे हैं और उन कपड़ों से उसका पूरा का पूरा जिस्म न सिर्फ ढका हुआ है बल्कि उसके सिर्फ मुंह का जो हिस्सा है वो नज़र आ रहा है। और अजीब बात ये थी कि इस अंधेरे में भी उसका जो मुंह था या उसके मुंह का जो हिस्सा था क्लियरली न सिर्फ मुझे नज़र आ रहा था बल्कि ऐसा लग रहा था उसकी जो आंखें हैं या उसकी आंखों की जो पुतलियां हैं वो मुकम्मल तौर पे ऊपर चढ़ी हुई हैं। अब जैसे ही मेरी नज़र पार्वती माई पे पड़ी और जब मैंने उनको इस हुलिये में इस तरह से देखा तो इसी दौरानिए में पार्वती माई ने हाथ के इशारे से मुझे मुखातिब करने की या रोकने की कोशिश की। पहले मुझे लगा कि शायद मेरा वहम है, लेकिन वाकई में अगले ही लम्हे उन्होंने बाकायदा अपने हाथ को हिला के मुझे रोकने की या मुझे बुलाने की कोशिश की। अब मुझे ये तो यकीन था कि यहाँ पे जो औरत इस तरह के हुलिये में या कफन जैसे लिबास में बैठी हुई है वो यकीनन पार्वती माई है, लेकिन अजीब बात ये थी कि उसने कफन जैसे कपड़े क्यों पहन रखे थे और इसके साथ साथ उसकी जो आई बॉल्स थी वो मुकम्मल तौर पे सफ़ेद कैसे हो गई थी। अब मुझे कुछ अजीब सी फीलिंग आने लगी। खैर मैंने गाड़ी को बजाय इसके वहाँ पे रोकता या उसकी तरफ मोड़ता, मैंने मज़ीद तेज़ी से अपने घर की तरफ बढ़ाना शुरू कर दिया। बहरहाल जब मैं घर पहुँचा तो मेरे जो भी घर वाले थे एक तो वो सरप्राइज़ थे और उनको मेरे आने पे बहुत ज़्यादा खुशी महसूस हुई। अब क्योंकि मैंने अपने घर वालों को काफ़ी अरसे के बाद इस तरह से देखा था तो उनको देखने के बाद मैं पूरी रात उनसे बातें करता रहा। खैर अगले दिन जब मेरी अपने घर वालों से प्रॉपर बातचीत हुई और जब मुझे एकदम से पार्वती माँ का ख्याल आया तो मैंने उनसे पूछा कि ये जो माई बर्मे के बराबर में दीवार के साथ बैठा करती थी ये इतनी रात में कल वहाँ पे क्यों बैठी हुई थी। अब जब मैंने इस तरह से उस माई के बारे में अपने घर वालों से पूछा तो मेरे जो घर वाले थे वो एक दूसरे को देखने लगे और फिर वो मुझसे कन्फर्मेशन करने लगे। मैंने उनको बताया कि वाकई में आखिरी रात यानी जिस रात मैं यहाँ पे आया हूँ मैंने अपनी आंखों से वहाँ पे उस माई को बैठे हुए देखा है। ये सुनने के बाद जो मेरे घर वाले थे उन घर वालों का कहना था कि अब से तकरीबन 15 या 16 दिन पहले ये जो पार्वती माई थी इसकी डेथ हो चुकी है और इसकी डेथ बिल्कुल उसी जगह पे हुई थी जहाँ पे वो बैठा करती थी। अब मुझे लगा कि मेरे जो घर वाले हैं शायद मेरे साथ मजाक कर रहे हैं, लिहाजा जब मैं बाहर निकला और दीगर गांव वालों से ख़ास तौर पे अपने दोस्तों से मेरी मुलाकात हुई
तो मुझे मेरे दोस्तों ने, जितने भी गांव वाले थे, उन सब ने इस बात की कन्फर्मेशन की कि वाकई में अब से कुछ दिनों पहले पार्वती माई का या उस माई का देहांत हो चुका है। अब ये एक अजीब बात थी, एक अजीब वाकया था जो ना सिर्फ मेरे साथ पेश आया था, बल्कि उसके कुछ अरसे तक, यानी कि तकरीबन 6 या 7 महीने तक, मेरे अलावा भी बहुत सारे गांव वालों ने, ख़ास तौर पे जो गांव वाले रातों में खेतों में काम किया करते थे, उन सब ने भी उस पूरे गांव में पार्वती माई को न सिर्फ घूमते फिरते देखा, बल्कि उनके मुताबिक भी उस माई का जो हुलिया था वो वैसे ही सफ़ेद कलर के लिबास में या कफन में हुआ करता था।